मैं सीधे विशाल के पास चलता हूं, उसके बाद एम्बेसडर वोरा, मेजर जनरल के सिन्हा और बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं। मैं सीधे चलता हूं विशाल, क्या सूरत हाल बना हुआ है? आप जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या चल रहा है और आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? आप किसी बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। दीपक जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही मैं गाजा स्ट्रिप से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी से वापस आया हूं। वहां पर ज्यादा देर तक रहना सुरक्षित नहीं था। हमने देखा है कि इजराइल की सेना ने पूरी टैंक की तैनाती कर दी है गाजा पट्टी से सटे हुए सभी इलाकों में, और लगातार इजराइल की तरफ से भी गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन हमास के जो आतंकी हैं वो भी लगातार इजराइल के इन शहरों में जहां पर मैं मौजूद हूं, ये गाजा पट्टी से एश्कलॉन का एक सटा हुआ हिस्सा है, और साथ ही एस्ट्रोड शहर जहां पर सबसे पहले हमास के आतंकियों ने निर्दोष लोगों पर गोलीबारी की थी, जिनकी हत्या की थी, और कुछ लोगों को जहां से किडनैप करके ले गए थे, उस इलाके का आपसे थोड़ी देर पहले मैंने दौरा किया है। और वहां पर हमने देखा कि हालात बहुत खराब है, सड़कें पूरी शांत पड़ी हुई हैं, किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया को भी 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, और क्योंकि अभी भी जंग लगातार जारी है, कुछ हमास के आतंकियों के अभी भी एस्ट्रोड शहर में छिपे होने की आशंका है। अभी थोड़ी देर पहले एक पेट्रोल पंप पे मैं रुका तो वहां मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कल ही उन्होंने हमास के एक आतंकी को यहां से निकलते हुए देखा था, जिसे इजरायली फोर्सेस ने मार गिराया। तो फिलहाल ये युद्ध लगातार चल रहा है, और यहां पर हर आधे घंटे के अंदर, आप कहीं कहीं 15 मिनट के अंदर भी सायरन खूब तेजी से बज रहा है और लोगों को बंकर की तरफ भागना पड़ रहा है। इस वक्त मैं गाजा पट्टी से सटे हुए एश्कलॉन के एक ऑफिस के पास में हूं, जो कि जिसके नीचे एक बंकर भी है। पुलिस फोर्स और मिलिट्री के लोग यहां पर आ रहे हैं तमाम चीजों के लिए, अपडेट के लिए, ताकि जो उनको दिशा निर्देश मिले उसके मुताबिक वो आगे बढ़ सके, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि वो अब हमास को पूरी तरह से खत्म कर देगा। यहां पर रिका शाही हमारे साथ में है, जो कि एश्कलॉन में ही रहती है। मैं रिका शाही से पूछता हूं, रिका जी, व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ एंड व्हाट इज द ब्रीफिंग हियर? We are still in the war. We have attacked from the Hamas, and you feel this now. We are feeling this all the times, in the morning, in the evening, and don't stopping with the rockets. And it's very heavy. You see the damage to the houses. Yeah. You see the damage to the police station in this Sderot. And everything you can see this in these houses. मैं चाहूंगा दीपक जी, एक बार मेरे कैमरामैन अगर इस तस्वीर को जूम करके दिखा पाएं, क्योंकि हाल ही में इस पर भी रॉकेट से हमला किया गया था। ये बहुमंजिला इमारत है, इसे खाली करा लिया गया है और लोगों को जो सुरक्षित जगह है वहां पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि यहां से गाजा पट्टी की दूरी मात्र 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है। बेहद नजदीक है ये गाजा पट्टी के। लगातार हमास के आतंकी जो है वो रॉकेट से हमला कर रहे हैं इन शहरों पर, और अब से थोड़ी देर पहले यहां पर एक बार रेड सायरन बजा, हमें भी जल्दी से कर अंदर जाना पड़ा है। लेकिन आप देखिए, इजराइल के सामने दीपक जी चुनौतियां पहले की ही बनी पड़ी है। वो चुनौती यही है कि जो बंधक हैं हमास के कब्जे में, उनको कैसे छुड़ाया जाएगा। 100 से ज्यादा संख्या इनकी बताई जा रही है, इजरायली नागरिकों की, विदेशी नागरिकों की, जो हमास के कब्जे में है। कल एक अनवेरिफाइड वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमास के आतंकी ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने हमला नहीं रोका तो वो यहां पर इन लोगों की लाइव टेलीविजन पर हत्या करेंगे। ऐसी धमकियां हमास की तरफ से आ रही हैं। तो इजराइल के सामने चुनौती यह है कि जो बंधक हैं उन्हें कैसे वापस लाया जाए। दूसरा, लेबनान की जो सीमा है उसे इजराइल ने इस समय सील कर रखा है। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग। मैं आपको रोकूंगा, इस वक्त एक डोमेस्टिक कार्यक्रम है, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप अपना ख्याल रखिए। मैं सीधे एम्बेसडर वोरा के पास जाऊंगा, उसके बाद जनरल सिन्हा के पास जाऊंगा और समझूंगा कि पॉलिटिकली और माफ कीजिएगा, मिलिट्री के हिसाब से और डिप्लोमेसी के हिसाब से सिचुएशन क्या है। इसलिए, लेकिन सबसे पहले जनरल सिन्हा के पास चलता हूं, इसलिए क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि आयरन डोम सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। जनरल सिन्हा क्या बताएंगे? हमको तो यह मालूम है कि इजराइल के ऊपर एक आयरन डोम लगा हुआ है, और यह आयरन डोम किसी भी तरह की आने वाली मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है, जिसकी एक मिसाइल की कीमत $60,000 है। तो सवाल यह है कि इजराइल पर यह हमला हो कैसे गया इस आयरन डोम के होने के बावजूद? जनरल सिन्हा। जय हिंद दीपक जी, और पैनलिस्ट में जितने हैं उनको भी जय हिंद। देखिए, जो आयरन डोम की बात करती है, ये वर्ल्ड का सबसे इफेक्टिव एक एयर डिफेंस सिस्टम है। मगर जब आप 5000 उसको डिफीट करें 20 मिनट के अंदर में, तो आप कोई भी सिस्टम में आप उसको करप्ट करेंगे, उतने गोले नहीं छोड़ सकता। उसको जो वो फेंकता है अपने एंटी रॉकेट को, नहीं फेंक सकता कोई भी सिस्टम। 5000, और ये न्याय टेक्निक है, इसको स्वयं ऑफ अटैक कहते हैं। ये ड्रोन के साथ भी लागू होगा, जब 3000 4000 ड्रोन एक साथ हमला करेंगे।
कोई भी डिफेंस सिस्टम उसको नहीं पूरे को तबाह नहीं कर सकता है। दीपक जी सब एक सेकंड मुझे आप देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आयरन डोम अभी भी काम कर रहा है, 80% उनकी जो है उसको मार रहा है, मगर जो स्वयं पाएगा 50,000 इस तरह के रॉकेट नॉर्थ में डिप्लॉय किया है। आपने सुना होगा हिजबुल्लाह ने, यदि वो एक उसकी क्षमता है, क्षमता 20 मिनट के अंदर में वर्ल्ड में अनटिल अनलेस इतने लोग फायर करें आपके एक साथ, आप समझ सकते हैं वर्ल्ड में कभी नहीं आप 5,000 रॉकेट को आप फायर करेंगे 20 मिनट के अंदर, कोई भी सिस्टम इसको रोक नहीं सकती है। दूसरी बात, आप एक सेकंड सुनने की जरा मुझे अनुमति चाहता हूं। देखिए हमास के ऊपर में डिस्कशन है और हमास क्यों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसको समझने की, अभी कोई कह रहे थे यासर अराफात, तो लोग समझते नहीं है पीएलओ और हमास के बीच में क्या प्रॉब्लम है। देखिए इजराइल की स्थापना 1948 में हुई, उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट बनाया। 1950 जल्दी बताता हूं, कालखंड को देखें। 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया, इजराइल है देश। 1950 में 2 साल बाद, मगर हमारी उनकी डिप्लोमेटिक जो ये है वो 1992 में बनी है। मगर इस बात देखिए कि हमास कब आया, हमास आया है 1987 में। इसके पहले 1967 में 6 दिन की लड़ाई हुई थी, 6 दिन की। और जो एक गाजा स्ट्रिप है 41 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर, इसको इजराइल ने पकड़ लिया था 1967, याद रखिए। पीएलओ 1964 3 साल पहले आया था। यासर अराफात नॉन वायलेंस के पुजारी थे, उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, इसलिए भारत उनको अपना मान्यता देता रहा। जब 87 में हमास आया, वो उसने कहा कि वो ऑफशूट है मुस्लिम ब्रदरहुड का, जो कि इजिप्ट में 1902 में बनाया गया था, और उसने कहा कि हम एक इंच पैलेस्टीन का बाय जिहाद लेंगे। जिहाद वर्ड है, उनके डॉक्यूमेंट को पढ़िए, और ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, उसके बाद आप 2005 में इजराइल ने अपने मन से, क्योंकि उन्होंने 67 में ऑक्युपाई किया था गाजा, अपने इच्छा से गाजा बैंक को छोड़ा और यासर अराफात के पीएलओ को कहा कि आप ले लीजिए इसको, आप इसमें चलाएं। 2 साल के अंदर आपको 2007 में ये जो हमास है, जिसके एक मिलिट्री विंग है जो कि टोटल टेररिस्ट हैं लोग, उन्होंने इसको ले लिया, उनसे छीन लिया, उनको कत्लेआम किया, उनको भगा दिया गया वेस्ट बैंक में। और आज 2014 में इन्होंने 3 इजराइल बच्चों को पकड़ा था, उस समय भी ऑपरेशन हुआ था, उस समय इनकी ही सरकार घूम रही थी वहां पर, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज। 80,000 ट्रुप गए थे यहां पर, उन्होंने पूरा सैनिटाइज करके वापस आ गए। अब बताइए, अब जब वो सेम टेररिस्ट कार्रवाई करता है, और आपने तो देखा ना, पूरा दुनिया देख रही है, महिलाओं, बच्चों, उसको इनको उसके साथ खड़े ही दिखाई देते हैं, और फिर कहते हैं भारत सरकार का स्टैंड खराब है। भारत सरकार ने, देखिए, जब आपका टेररिज्म पाकिस्तान के साथ चला, 71 के बाद भी हम लोगों ने 93 प्रिजनर ऑफ वॉर को हटाया था, मगर जब 90s में, और दीपक जी आप गए हैं हमारे 2003 में, जब हम बस लेके गए थे आप लोग, उस समय तक हमारी स्टैंड थी। 2016 में हमने चेंज किया है कि टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, और ये लोग जब बालाकोट में स्ट्राइक होता है तब भी ये खड़े दिखाई देते हैं वहां। ठीक है, तो ये बहस आपके दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाया तिवारी साहब। और